how we remember and reimagine it. And today, we are joined by two brilliant minds who have kept that memory alive. Firstly, we have Professor Geeta Kholia, who is a gold medalist and a former professor of Hindi, poet, and scholar whose words bridge aesthetic and emotions. Secondly, we have Dr. Anil Kumar Joshi, a renowned historian and former head of history at Kumaon University, whose work has brought Uttarakhand's rich heritage to life. Together, they'll take us through Almora Unplugged, History Reimagined, a journey through memory, identity, and imagination. Let us welcome them both with a huge round of applause. अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल के इस प्रांगण में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस प्रांगण में बैठे हुए सभी सुधीजन, साहित्यकार, विद्वज्जन जो भी इसमें पधारे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मेरे लिए बहुत गर्व और प्रसन्नता का दिन है कि मैं पुनः अल्मोड़ा के लिए ही बात करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुई हूँ। और उससे भी अधिक गर्व का विषय है कि मेरे साथ एक प्रबुद्ध इतिहासकार प्रोफेसर अनिल कुमार जोशी जी मेरे साथ में हैं। अभी आपने परिचय उनका सुना, मैं उस पर थोड़ा सा अपनी ओर से भी जोड़ूंगी कि थोड़ा अधूरा था उनका परिचय। एक और पहलू है उनकी विद्वता का, और वह है उनका हर क्षेत्र में उनकी विद्वता, भले ही विज्ञान हो, साहित्य हो, सिनेमा हो, राजनीति हो या फिर खेल जगत हो। शायद मैं गलत नहीं कह रही हूँ, जितने भी आपसे फेसबुक में जुड़े हुए जो भी उनके साथी हैं, वे शायद जानते हैं कि उनकी लेखनी में इतनी अधिक सशक्ता है कि वो किसी भी विषय में कुछ भी लिखने की अपनी विद्वता रखते हैं, और यही उनका छूटा हुआ पहलू था। तो ये मेरे लिए गर्व का विषय है कि पुनः पिछले वर्ष भी मैं आपके साथ मैंने यहाँ पर बातचीत की और पुनः आज मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ। तो सर्वप्रथम इस अल्मोड़ा नगरी के विषय में, विचित्र है ये नगरी, अनुपम सौंदर्य से युक्त एक नैसर्गिक चेतना का विषय है, और इतनी विचित्र है कि जितना इसके लिए जाना जाए वो सब कम है। मैं पिछले 44 वर्ष से अल्मोड़ा में रह रही हूँ, ये मेरी कर्मस्थली है, लेकिन आज तक भी मैं इसको समझ नहीं पाई हूँ, और नित्य मुझे इसको समझने का मुझे मन करता है। और मैं इस लिटरेचर फेस्टिवल की अध्यक्ष डॉक्टर वसुधा पंत और उनकी जो टीम है उसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे इसी विषय में फिर जानने के लिए मुझे बुलाया गया है, और हम इसको जानेंगे। और इतने बड़ी विद्वत हमारे इतिहासकार हमारे साथ हैं, तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। सर्वप्रथम मैं अपनी बात का आरंभ करूंगी। मानस खंड में में कहा गया है अल्मोड़ा के लिए कि कौशिकी शाल्मली मध्ये पुण्यः काषाय पर्वतः तस्य पश्चिमे भागे व क्षेत्रे विष्णु प्रतिष्ठितम्। कि कौशिकी जो कोसी नदी है और जो शाल्मली सुआल नदी है, उन दोनों नदियों के मध्य में, और काषाय पर्वत जिसे हम कसार देवी कहते हैं, उसकी गोद में बसा हुआ यह हमारा अल्मोड़ा नगर है। एक घोड़े की नाल के आकार का यह हमारा नगर, जो दोनों ओर से जिसमें नगर हमारा बसा हुआ है, एक अद्भुत है, एक विलक्षण नगर है। हीरा डूंगरी से लेकर के यदि हम
छावनी तक देखें तो बलढोटी से, उसकी खानों से लाए गए पटालों से पटा हुआ यह हमारा शहर जो अब नहीं है, दुख का विषय है। हमारी ऐतिहासिक एक धरोहर थी, शायद हो सकता है भविष्य में फिर से वही आए। ऐसा यह हमारा शहर जो अपने आप में पलटन बाजार, जौहरी बाजार, थाना बाजार, गंगोला मोहल्ला, लाला बाजार और मिलन चौक आदि को अपने में समेटे हुए है। भव्य है, हम सब जानते ही हैं। जितने हमारे बाहर से आए हुए मेहमान हैं शायद उन्होंने भी इसकी भव्यता का अनुभव किया हुआ होगा। और इसके जो इसकी इमारतें हैं, भवन हैं, प्राचीन जो कलाकृतियों से भरे हुए जो यहाँ के भवन है वह अपने आप में विलक्षण है। तो ऐसा यहाँ हमारा नगर जिसको 1560 ईस्वी में राजा भीमचंद ने बसाया था। उन्होंने इस नगर का नाम आलम नगर रखा, लेकिन आलम नगर जो है अल्मोड़ा बन गया। कई कहानियां हैं इसके पीछे। अब मुझे याद आता है कि जब मैं बीए में संस्कृत पढ़ती थी, कालिदास का मेघदूत मैंने पढ़ा था उस समय। उसमें यक्ष का वर्णन था। यक्ष अपनी प्रियतमा को संदेश भेजने के लिए कहते हैं मेघ से कि तुम जाओ, मेरी प्रियतमा देहरी में शंख और पद्म बना रही होगी, उस देहरी को फूलों से सुसज्जित कर रही होगी, वही मेरी प्रियतमा होगी। और आज मैं जब इस अल्मोड़ा नगरी के इस सांस्कृतिक धरोहर को, जो हमारे वहाँ ऐपण कला है और जो हमारे वहाँ देली पूजने की जो प्रथा है, उसको मैं वहाँ से जोड़ती हूँ, मुझे लगता है कि वास्तव में यह वही कालिदास की अलकापुरी ही होगी, जिसमें आज भी इस प्रकार की हमें यह मान्यताएं और यह हमारे लोक जो संदर्भ हैं वह देखने को मिलते हैं। अभी कुछ समय पहले श्री प्रभात गंगोला जी ने कहा था कि अब धीरे धीरे यह विलुप्त हो रहा है, और शायद ये हम सबके लिए सोचनी है कि यह ऐसी संस्कृति को विलुप्त नहीं होना चाहिए, इसको आगे आना चाहिए, हमको उसको उसके लिए आगे कदम बढ़ाने चाहिए। और इसी संदर्भ में मैं डॉक्टर वसुधा पंत जी को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इस वर्ष जो लगभग 2 महीनों से हमारी प्रतियोगिता चल रही है उसमें बरबूत प्रतियोगिता भी उन्होंने रखी है। भोजन जो है हमारे कुमाऊनी भोजन से संबंधित रखा है। कुमाऊनी जो संस्कृति है उसमें लोक गायन है, लोक नृत्य है, उन सबको भी रखा। तो यह हमारे अल्मोड़े की संस्कृति को जगाने का और साथ में उसको जीवित रखने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। उसके लिए सारी एएलएफ टीम को बधाइयाँ हैं। अब ये अल्मोड़ा विचित्र तो है ही, अधिक मैं क्या बताऊं, अल्मोड़े से संबंधित काफ़ी लोग यहाँ पर होंगे, लेकिन यह साहित्यकारों की नगरी है, यह राजनीतिज्ञों की नगरी है, यह प्रबुद्ध नगरी है। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जैसे हमारी जो महान विभूति है उसकी उनकी जन्मस्थली है। सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत उनकी यह नगरी है। हमारे कल ही उनके विषय में बात हुई थी, मनोहर श्याम जोशी जी की नगरी है, इलाचंद जोशी जी की नगरी है, हमारी लेखिका शिवानी जी की नगरी है, और कितने नाम गिनाऊं, शायद काफ़ी समय लग जाएगा। एक शब्द में, एक वाक्य में मैं कहूँगी कि यह हमारी विचित्र नगरी है जिसने साहित्यकार भी दिए हैं, जिसने इतिहासकार भी दिए हैं, जिसने बड़े बड़े पदों पर हमारे यहाँ से अल्मोड़ा से जो लोग निकले हैं उनको भी घोषित किया है। तो ऐसी इस नगरी के विषय में जानना शायद थोड़ा देर हो गई है, क्योंकि हमें शायद सबसे पहले दिन सर आप भी इस बात से होंगे मेरी बात से सहमत कि अल्मोड़ा लिटरेचर फेस्टिवल है, उसमें हम अल्मोड़े की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये शायद अल्मोड़े के साथ अन्याय होगा। तो सबसे पहले शायद इसी विषय में बात होनी चाहिए थी, लेकिन जो भी है देर आए दुरुस्त आए, आज बात हो रही है। तो यह तो हमारे अल्मोड़ा का एक थोड़ा सा मैंने उदाहरण में आप लोगों के सामने रखा था। अब मैं
प्रस्तुत होती हूँ प्रोफेसर जोशी जी के की ओर कि वे यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के विषय में थोड़ा जानकारी दें। उसके पश्चात मैं फिर से यहाँ की ऐतिहासिक जो धरोहर है और ऐतिहासिकता जो है उसकी ओर में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। प्रोफेसर जोशी जी। सभा में बैठे सभी महानुभावों को मेरा यथायोग्य अभिवादन। तो जैसा मैडम ने कहा, पहले ही मैं डिस्क्लेमर से शुरू कर दूं कि, और मैं चाहूँगा अगर ऑर्गेनाइजर्स को सुन रहे हैं तो ये अल्मोड़ा वाला जो है पहले दिन हो जाना चाहिए, क्योंकि जो अल्मोड़ा के लोग हैं वो तो जानते ही हैं यहाँ के बारे में, अल्मोड़ा की हिस्ट्री, कल्चर, इसकी लेगेसी के बारे में हम चाहते हैं बाहर वाले लोग जाने, जो हमारे बाहर से आगंतुक आए, मेहमान आए हैं, आधे तो चले गए हैं या इधर उधर हैं। तो ये अगर पहले दिन हो जाता तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता, ज़्यादा लाभदायक होता। जो लोग बार बार मुझसे पूछ रहे हैं ये मंदिर कौन सा, ये कहाँ जाना चाहिए, तो हम उसको अलग अलग ना बता के हम पहले ही बता दिए होते तो उनके लिए अच्छा रहता। तो यूजुअली जिस शहर के बारे में हम बात कर रहे हैं पहले दिन हो जाए, शहर में नेट फेस्ट हो रहा है और वो लास्ट डे हो रहा है, बिल्कुल एंड ही हो रहा है, तो उसका कोई औचित्य समझ में आ नहीं रहा है। एनीवे, अब नेक्स्ट ईयर से वो लोग ट्राई करेंगे। कोई भी शहर जो होता है, कोई भी राजधानी जो होती है, वो वहीं बनती है सबसे ज़्यादा सिक्योर हो, महफूज हो। अब देखिए इधर इसके पहाड़ है, काशाय पर्वत, कसार देवी, दो तरफ से इसकी नदियां हैं, तो कोई भी अगर इस पर शत्रु आक्रमण करे तो कैसे करे। तो राजधानी अमूमन इतिहास में वही बनाया करते थे जो बहुत सिक्योर हो, बहुत सेफ हो। नेपोलियन बोनापार्ट, जिसने फ्रांस का इतना एक्सपेंशन किया, वो उनको बोलता था साइंटिफिक बाउंड्रीज, यानी कि बाउंड्री आदमी को ना माननी पड़े, नेचर की बाउंड्री हो, कहीं नदी हो, कहीं पहाड़ हो, कहीं जंगल हो। दूसरा यह है कि अगर आप गौर से उत्तराखंड के मैप को देखें, कभी गौर से देखिएगा, अल्मोड़ा बिल्कुल सेंटर में है और ये मल्ला महल अल्मोड़ा के सेंटर में है। आप देखिए बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस है। अगर बैट एंड कॉर्नर से पांडे कोला की दूरी देखें तो लगभग मध्य मल्ला महल पड़ता है। तो सेंटर में जो चीज़ होती है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि राजा लोगों को शासन करना है तो उनके लिए आसानी हो जाती है, कन्वीनियंस की बात भी है। नहीं तो आप ये देखिए कि सारी राजधानियाँ बदल गई। गढ़वाल की राजधानी कितनी बदल गई बताइए कोई लोग। चांदपुर गढ़ी, कहीं देवलगढ़, फिर श्रीकोट, फिर टिहरी। कुमाऊं की पिछले 500 साल से अल्मोड़ा ही है, चाहे राजधानी रही, चाहे वो प्रशासनिक मुख्यालय रहा। गुरखाओं ने भी इसको नहीं बदला, अंग्रेजों ने भी बदला। अंग्रेज तो कहीं बना सकते थे राजधानी को, अल्मोड़ा ही क्यों रखा उन्होंने प्रशासनिक हेडक्वार्टर इतने सालों तक। बाद में 47 के बाद कमिश्नरी नैनीताल चली गई। जब नैनीताल बस गया, वो थोड़ा मॉडर्न शहर था तो अंग्रेजों को वहाँ सुविधाएं लगी, लेकिन उससे पहले तो सारे अंग्रेज यहीं रहे, शुरू के 6 कमिश्नर तो यहीं रहे। तो आखिर अल्मोड़ा में ऐसा था क्या? तो देखिए उसकी सामरिक जो उसकी स्थिति है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और दूसरा यह है कि इसके पीछे थोड़ी जियोपॉलिटिक्स है। मैं थोड़ा सा विस्तार में चले जाऊंगा, अभी वक्त है मेरे पास। 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, जो लोग इससे अनभिज्ञ हैं, एक ग्रेट गेम हुआ था। जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं या हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, हुआ क्या था कि 19वीं सेंचुरी में रूस जो है उसका एक्सपेंशन हो रहा था और रूस लगातार भारत और तिब्बत की ओर बढ़ रहा था। तो अंग्रेजों को लगा कि रूस आ गया यहाँ तक तो उनकी सत्ता को खतरा हो सकता है। इसको बोलते थे ग्रेट गेम, जो रूस का राजा और इंग्लैंड की सरकार खेल रही थी। तो रोकने के लिए उनको लगा तिब्बत को हम एक बफर स्टेट बनाते हैं, जैसे हमारे नेपाल, भूटान हमारे लिए बफर स्टेट है, तो तिब्बत को एक बफर स्टेट के रूप में चाह रहे थे। तो तिब्बत का मार्ग जो है वो कुमाऊं से ही होके जाता है। ठीक है, आप इस बात को सोचिए, जब अंग्रेजों ने गुरखाओं से जीता पूरा उत्तराखंड, जिसको उत्तराखंड कहते हैं, गढ़वाल उन्होंने छोड़ दिया। गढ़वाल के राजा को कहा तुम टिहरी में रहो, कोई इंटरेस्ट उनको नहीं था। कुमाऊं के राजा को रिस्टोर नहीं किया, चंद वंश को रिस्टोर नहीं किया, उनको कहा तुम काशीपुर में जाओ या यहाँ ड्योढ़ी पोखर जो GGIC वहां पर रहो। क्या रीजन था? क्योंकि तिब्बत के सारे रास्ते कुमाऊं होके जाते थे। कुमाऊं से मेरा अभिप्राय है जो उस समय का ब्रिटिश गढ़वाल था, जिसमें पौड़ी चमोली भी आ जाता है। तो चाहे जोशीमठ से बीती माणा होते हुए या इधर कुमाऊं में ये लिपुलेख होते हुए या मुनस्यारी से ऊटा दौरा होते हुए, तो बेसिकली अल्मोड़े का डेवलपमेंट जो है ब्रिटिश टाइम में, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले तो ये था कि वो सेंट्रल लोकेटेड था और यहाँ की जलवायु और यहाँ के जो संसाधन थे उसके लिए हुआ। अब देखिए पहाड़ में क्या चाहिए आपको, एक तो आपको धूप चाहिए और पानी चाहिए, यही तो चाहिए पहाड़ में या सर्वाइवल के लिए। यहाँ धूप भी देखिए राइजिंग से सेटिंग से, हम सुबह से धूप से बच रहे हैं, है ना, जहाँ जहाँ धूप नहीं है वहाँ जा रहे हैं। और पानी चारों जो नदियाँ हैं, न जाने कितने नौले थे
धारे, बलडौटी की धारे की कल बात हुई, साई देवी से पानी यहाँ पर आता था, तो पानी पर्याप्त मात्रा में था, जो अब नहीं है, वो सब जगह समस्या है। और धूप पूरी है, सूर्यास्त, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आपको धूप यहाँ मिलती है। तो ये दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं पहाड़ के किसी शहर को डेवलप होने की। तो ये तो हो गया चंदकालीन और गुरखाकालीन। ब्रिटिश टाइम का इंटरेस्ट जो था तिब्बत, नहीं तो उनको अल्मोड़ा में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, उनके लिए दार्जिलिंग, शिमला और ये मसूरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते, हिल स्टेशन थे। अल्मोड़ा को उन्होंने हिल स्टेशन के रूप में कभी डेवलप नहीं किया। ठीक है, अल्मोड़ा वॉज जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, जहाँ से वो पूरी मॉनिटरिंग कर सकें पूरे तिब्बत के प्रोसेस की, और ताकि रूस तिब्बत में ना आ पाए। तो इसलिए अल्मोड़ा की इंपॉर्टेंस उनके लिए थी। और इसको मैं 3 सेगमेंट में बांट सकता हूँ, जो जैसे भी मैडम हिस्ट्री बताएंगी कि किस तरह से अल्मोड़ा को, जो ब्रिटिश कॉलोनियल अल्मोड़ा है, क्योंकि इन्होंने जो टॉपिक दिया बड़ा अच्छा है, अल्मोड़ा अनप्लग्ड, हिस्ट्री री इमेजिन, तो हम उसकी पुनर्कल्पना हम कर रहे हैं। तो पहले इतिहास बता देंगे, फिर बताऊंगा उसके बाद कि किस तरह से चंदकालीन गुरखा के बाद जब ब्रिटिशर्स आए हैं, और जो गुमानी का फेमस एक कोट सुनाएंगे आपको कि अंग्रेजों ने अल्मोड़े का नक्शा और किया, तो क्यों और करना पड़ा अल्मोड़ा का नक्शा, ये अपने आप में एक दूसरा प्रश्न है, डिफरेंट क्वेश्चन है। तो मैडम दोबारा टेक ऑफ करें। तो बेसिकली अल्मोड़े की सिग्निफिकेंस जोग्राफिकल ज़्यादा थी उस समय, पॉलिटिकल उतनी ज़्यादा नहीं थी, और बाद में वही फिर पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस में कन्वर्ट हो गई। धन्यवाद सर। अल्मोड़ा 1560 सन में भीष्मचंद यहाँ पर आए, और उन्होंने अल्मोड़े को राजधानी के लिए सबसे उपयुक्त स्थान समझा। 1560 से लेकर के 1790 तक यह अल्मोड़ा चंदवंशीय राजाओं की राजधानी रही। 1570 में 90 में यहाँ पर गोरखा आए, और गोरखाओं ने अपना राज यहाँ पर स्थापित कर दिया। उसके मध्य में केवल 7 महीने के लिए रोहिला यहाँ पर आए, जो यहाँ लूट खसोट करके वापस चले गए थे। 1790 से 1815 तक यहाँ पर गोरखाओं का राज चला। गोरखाओं ने क्या नीति की, कितना यहाँ पर लोगों के साथ कितना अत्याचार किया, अन्याय किया, दुष्कर्म किए, वह सब हम जानते ही हैं। और उसके पश्चात यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज हुआ। 1815 में अंग्रेज़ यहाँ पर आए, और वहाँ से लेकर के सन 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब तक अंग्रेज़ों का राज यहाँ पर रहा। अब मैं थोड़ा सा एक कहानी सी हो जाएगी, क्षमा कीजिएगा मुझे, क्योंकि कई लोग अल्मोड़े के विषय में शायद नहीं जानते होंगे। अधिकांश विद्वज्जन अल्मोड़े की पूरी कहानी से परिचित होंगे, लेकिन शायद मेरे बाहर से आए हुए जो विद्वान जन हैं उनको इस अल्मोड़े की कहानी का पता नहीं होगा। तो मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ कि थोड़ा अल्मोड़े के जो कर्म किए वह सब हम जानते ही हैं। 230 वर्षों का उनका कार्यकाल था, और उन 230 वर्षों में आपके 20 राजाओं ने यहाँ पर काम किया था। यहाँ पर उन्होंने अपना अधिकार या कह सकते शासन चलाया था। तो थोड़ा सा मुझे पन्ना देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें विषय जो है कि मैं अल्मोड़े को अपनी नगरी बनाऊंगा, और इसका नाम उन्होंने आलमनगर रख दिया। उनसे द्वेष रखने वाला एक गजवा, जो अपने को स्वतंत्र राजा मानता था, रामगढ़ में, गागर आप लोगों को सब परिचित हैं, तो गागर में वह रहता था। और उसने जैसे ही सुना कि भीष्मचंद अल्मोड़ा आकर के यहाँ अपनी राजधानी बना रहे हैं, तो द्वेष वैमनस्य के कारण वह आया। रात्रि के समय, अर्धरात्रि में आया, अपने कई साथियों के साथ आया, और सोए हुए भीष्मचंद और उनके साथियों की उसने हत्या कर दी। यह 1560 की ही बात है, जब भीष्मचंद ने यहाँ सोचा था। उनके स्वप्न को साकार करने के लिए उनके पुत्र कल्याणचंद, बालो कल्याणचंद ने बीड़ा उठाया, और 1560 में ही उनका राज्याभिषेक कर दिया गया। और उन्होंने मात्र 3 वर्षों में, 1560 से लेकर 1563 में, उन्होंने जो अपने पिताजी के द्वारा जो स्वप्न सजोए गए थे उनको पूरा किया। यहाँ पर राजधानी बनाई, और आज जिस मल्ला महल में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, इसकी नींव भी उन्होंने रखी।
8 वर्ष तक उनका कार्यकाल रहा और 1568 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र राजा रुद्रचंद, उनको गद्दी मिली। रुद्रचंद का जो कार्यकाल था बहुत सुंदर कार्यकाल रहा। उन्होंने भी उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने यहाँ पर कई मंदिरों का निर्माण किया, कई ऐतिहासिक जो हमारी धरोहर हैं आज उनको आगे बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया वह रुद्रचंद्र ने ही किया। रुद्रचंद के उन्होंने अपने ही नाम से, जो आज हम रुद्रपुर उधम सिंह नगर में स्थित जो रुद्रपुर है वह उन्हीं के नाम से उन्होंने ही उस समय बनाया। रुद्रचंद का जो है देहावसान हो गया था और उनके देहावसान के पश्चात उनके जो पुत्र थे उन्होंने इसका कार्यभार ग्रहण किया। वो आपके हैं लक्ष्मीचंद मैडम। 1597 में इनका स्वर्गवास हुआ और 1597 में इनके छोटे पुत्र रुद्रचंद के छोटे पुत्र, अब छोटे पुत्र सवाल उठेगा कि छोटे को क्यों राजगद्दी दी गई। कारण यह था कि उनके बड़े पुत्र जो थे वह दृष्टिहीन थे, इसलिए उनको अयोग्य साबित किया गया और इसलिए उनको छोटे पुत्र को उनका राज्याभिषेक कर दिया गया। अब इस काल में ये हमारे इस अल्मोड़ा में 7 बगीचे जो बने, बाड़ी बगीचा, नरसिंह बाड़ी, और इसके अलावा जो 7 आपके हैं लक्ष्मेश्वर है, लक्ष्मेश्वर मुनि के नाम से, और कपीना और पांडे खोला, 7 बगीचों का निर्माण उसी समय हुआ इनके लक्ष्मीचंद जी के समय। और उसी समय उन्होंने भी उसी क्योंकि चंद्रवंश की तो परिपाटी रही है मंदिरों का निर्माण करना, तो उन्होंने उसी परिपाटी को आगे बढ़ाया और उन्होंने मंदिर यहाँ पर बनाए। सन 1621 में लक्ष्मीचंद की मृत्यु हो गई और उनके पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र थे दिलीप चंद को राजगद्दी दी गई और उनकी भी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई। और उसके पश्चात विजय चंद्र जो उनके पुत्र दूसरे पुत्र थे उनको उनका राज्याभिषेक किया गया। लेकिन दुर्भाग्य से विजय चंद एक अय्याश राजा थे और उनको बहुत पसंद नहीं किया गया और उनकी हत्या जो है षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या कर दी गई। सन 1625 में लक्ष्मीचंद के दूसरे पुत्र, 3 पुत्र थे, तीसरे पुत्र त्रिमलचंद को राजा बना दिया गया। 13 वर्ष राज करने के पश्चात इनका भी 1638 में इनकी भी मृत्यु हो गई। अब आगे सन 1638 में राजा बाज बहादुर चंद, एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है राजा बाज बहादुर चंद का, उनको राजगद्दी दी गई। इसकी छोटी सी कथा है, मैं बताना चाहूँगी कि राजा बाज बहादुर चंद के जो पिता थे नील गुसाई, षड्यंत्र तो हर समय हर राज में होते ही हैं, उस समय भी चल रहे थे, तो उनके नेत्रों को निकाल दिया गया था, नील गुसाई के नेत्रों को निकाल दिया गया था। और कुछ ऐसे वफादार उस समय उनके मंत्री थे कि उनको ये लगा कि अब तो राजा के नेत्र जो है उनको निकाल दिया गया, अब ये छोटा सा बच्चा भी शायद नहीं बच पाएगा। और उन्होंने उस छोटे से बच्चे को कपड़े में लपेट करके चौसार में धर्मांकर तिवारी जी उनकी पत्नी को सौंप दिया कि वे इस बच्चे का लालन पालन करें। और धर्मांकर तिवारी जी की पत्नी ने इनका लालन पालन किया और वही कालांतर में यहाँ के राजा बने। और सबसे अधिक समय राजा बनने का श्रेय जो जाता है चंद्रवंश में वह इन्हीं को जाता है और 40 वर्षों तक इन्होंने यहाँ पर राज किया। अब थोड़ा एकाकीपन था, उनको उचित देखभाल नहीं हो पा रही थी और एक प्रकार से एक विरक्ति सी उनके मन में हो गई थी और धीरे धीरे वे शीर्ण होने लगे और अंततः 40 वर्ष यहाँ पर राज करने के पश्चात वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। और बाजपुर जो नाम है वह आज जो हम जानते हैं वह भी इन्होंने ही बना रखा। सन 1678 में
इनकी जब मृत्यु हो गई तो इनकी बागडोर जो है उनके पुत्र उद्योत चंद, जिन्होंने तल्ला महला बनाया था, उद्योत चंद को बागडोर सौंप दी गई। और उद्योत चंद के विषय में ये कहा जाता है कि उन्होंने 1 लाख दीपक जला करके लक्ष्य दीपावली का कार्यक्रम यहाँ पे किया था और तल्ला महल का निर्माण किया था। 1698 में इनकी मृत्यु के पश्चात राजा ज्ञानचंद ने अल्मोड़े की बागडोर संभाली और इन्होंने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते बढ़ाते मंदिरों का निर्माण किया और 1708 में इनकी भी मृत्यु हो गई और जगतचंद अल्मोड़े के अगले शासक बने। इन्होंने जगतचंद ने ही 200 असरफियों को, सोने की 200 असरफियों को गला करके जो नंदा देवी की जो मूर्ति है इन्होंने ही बनाई और उसको नंदा देवी में स्थापित किया। सन 1720 में इनकी मृत्यु के पश्चात अब बागडोर आई देवीचंद के हाथों। देवीचंद उस समय 3,50,00,000 की संपत्ति थी यहाँ पर अल्मोड़ा में। तो देवीचंद जो थे उन्होंने उसको लुटाना शुरू कर दिया और केवल 50 लाख रुपया मात्र बचा, 3 लाख रुपये को उन्होंने लुटा दिया। और उसके साथ में कई गांव उन्होंने दान में दे दिए, कई गायों को उन्होंने दान में दे दिया। धीरे धीरे चंदवंश की जो स्थिति थी वह अब थोड़ा सा शोषनीय होने लगी। अब इनके साथ भी विश्वासघात हुआ और इनके विश्वासघाती जो मंत्री थे उन्होंने भी इनकी हत्या कर दी और इनकी भी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात 1726 में राजा अजीत चंद्र को राजगद्दी दी गई और उस समय 2 पिता और पुत्र, माणिक गैड़ा और पूरनमल गैड़ा, 2 पिता और पुत्र थे जो इनके लिए षड्यंत्र रच रहे थे और उन्होंने भी अजीत चंद की हत्या कर दी और इस प्रकार अजीत चंद के शासन का भी अंत हो गया। अब यहाँ तक कल्याण चंद जो थे अब राजा बने। कल्याण चंद के समय ही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आई अल्मोड़ा के लिए कि रोहिलों का आक्रमण यहाँ पर हो गया। रोहिले जो थे वे भीमताल के रास्ते अल्मोड़ा में आए और हाफिज रहमत खान उन रोहिलों का सरदार था। अपने साथ कई सैनिकों को वो लेकर आया और उसने यहाँ पर लूटपाट करनी प्रारंभ कर दी। यहाँ के मंदिरों को, यहाँ की जो धरोहर थी, जो यहाँ की ऐतिहासिक जो हमारी धरोहर थी उसको क्षति पहुँचाना प्रारंभ कर दिया। जो चंदवंश में जो हमारे गायों को पूजनीय माना जाता था, गाय को माता माना जाता था, उन गायों की हत्या करके, उनको काट करके उन गायों को उन्होंने देव स्थल में, पूजा स्थल में उनके रक्त को चढ़ाना आरंभ कर दिया। ये रोहिलों का जो था शासन केवल 7 वर्ष। और उस समय यहाँ से 1 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपया यहाँ से वे लेकर के वापस भी मैदानी भाग की ओर चले गए। यहीं पर अब धीरे धीरे चंदवंश का जो सूर्य था वह अस्त होने लगा था और रोहिलों के साथ साथ जो ख्याति थी चंदवंश की अब वह धूमिल पड़ने लगी थी। उस समय जो कल्याण चंद थे वो इतने कह सकते कि कोई साहस नहीं था उनका रोहिलों के साथ इनका सामना करने का और वो यहाँ से गढ़वाल चले गए और गढ़वाल नरेश के आश्रय में रहने लगे कल्याण चंद और उन्होंने इस अल्मोड़ा को ऐसे ही छोड़ दिया। रोहिलों ने यहाँ के जब नुकसान पहुंचा के चले गए तो 1748 से 1777 तक राजा दीपचंद ने यहाँ पर राजगद्दी संभाली। राजा दीपचंद एक उदारवादी, कोमल हृदय और बहुत योग्य शासक थे, लेकिन उनके दोनों पुत्र उदयचंद और सुजान सिंह दोनों को बंदी बनाकर और साथ में राजा दीपचंद को भी बंदी बना करके सीराकोट के राजकीय कारावास में डाल दिया गया। यह कुकृत्य किया मोहन सिंह नामक एक व्यक्ति ने, जो बाद में मोहनचंद्र नाम से यहाँ पर जिसने 2 वर्षों तक शासन किया। अब मोहनचंद
जो है वो यहाँ पर शासन करने लगे, लेकिन मोहनचंद का विरोध हुआ और उसके पश्चात मोहनचंद ने अपने ही पुत्र को महेंद्र सिन्हा कहकर, महेंद्रचंद कह करके उन्होंने अपने पुत्र को ही यहाँ की राजगद्दी दे दी। और चूंकि दीपचंद के दोनों पुत्रों को कारावास में डाल करके उनकी हत्या करवा दी थी, तो अब कोई भी राजगद्दी संभालने वाला नहीं था। तो उस समय ललित शाह जो थे यहाँ के अल्मोड़ा के, उनके पुत्र को राजगद्दी दी गई। लेकिन इसका भी विरोध हुआ और महेंद्र चंद जो था वह अंतिम राजा यहाँ का बना। चंदवंश का धीरे धीरे अंत हो रहा था, पतन हो रहा था, और इसका लाभ उठाया गोरखों ने। गोरखे आए, डोटी से होते हुए हौलबाग में आए, उन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण करके उन्होंने जो है यहाँ पर अपना शासन प्रारंभ कर दिया। यह 1790 की बात है। 1790 से लेकर के 1815 तक गोरखों का यहाँ पर राज हुआ, अत्याचार हुए, कुकर्म किए गए, कुकृत्य किए गए, यहाँ तक कि यहाँ पर यदि कर वसूल नहीं कर पाते थे तो उन सब की हत्या कर दी गई, उनको बंदी बनाया गया और बंदी बनाकर रोहिलखंड जाकर के उनको बेच तक दिया गया। और इस प्रकार उनकी कुकृत्य जो है यहाँ पर 25 वर्षों तक चलते रहे। इसी समय अंग्रेजों को, जब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, उनको पता चला कि इस प्रकार से अल्मोड़ा नगरी में वहाँ के वासियों के साथ इस प्रकार से अन्यायपूर्ण कार्य किया जा रहा है। तो अंग्रेजों ने 14 दिसंबर को यहाँ पर 14 दिसंबर 1814 को एक यहाँ पर पत्र भेजा और अल्मोड़ा वासियों से कहा कि हम आप लोगों की सहायता करना चाहते हैं, अपनी सैन्य टुकड़ी को यहाँ पर भेजना चाहते हैं, जिससे कि आपको गोरखों के आतंक से आपको मुक्ति मिल सके। और 22 दिसंबर 1814 को यह अध्यादेश जारी हो गया कि यहाँ पर आएंगे अंग्रेजों की सैनिकों की जो टुकड़ी है वो आएगी और आ करके यहाँ के जो भोले भाले यहाँ के जो लोग हैं उनको उन अन्याय से, उस अत्याचार से मुक्ति दिलाएगी। गोरखों के साथ में युद्ध हुआ, युद्ध ही कहना चाहिए, भले ही वह वाचक युद्ध था। युद्ध हुआ और उसमें गोरखे पराजित हो गए और अंत में गोरखों को अंग्रेजों की बात माननी पड़ी और यही संधि हुई कि अब गोरखे जो हैं वह यहाँ अल्मोड़ा को छोड़ करके वापस नेपाल चले जाएंगे। 27 अप्रैल को यहाँ पर अंग्रेजों का जो शासन प्रारंभ हुआ 1815 में, और उसके बाद 30 अप्रैल 1815 को यहाँ से गोरखे जो हैं वह डोटी के रास्ते नेपाल को वापस चले गए। अब प्रारंभ होता है हमारा ब्रिटिश काल। 3 मई को यहाँ पर गवर्नर या जनरल जो थे उनको बुलाया गया और अंग्रेजों के समय में थोड़ा सा हमारे जो लोकनाथ कवि गुमानी पंत हैं उनकी बात के साथ ही मैं आगे बढ़ूंगी प्रोफेसर जोशी जी के साथ। तो गवर्नर जनरल जब मिस्टर ई गार्डनर ने 3 मई 1815 को पदभार ग्रहण किया और 8 जुलाई को मिस्टर ट्रेल जो थे उनके सहायक के रूप में यहाँ पर नियुक्त हुए। अब गुमानी पंत आहत थे यहाँ की स्थिति को देख करके और अंग्रेजों ने जैसे अल्मोड़े को बिल्कुल बदल कर रख दिया था, महलों के स्थान पर उन्होंने बंगले बना दिए थे, मंदिरों को इधर उधर स्थापित कर दिया था, उस सब को देख कर वही बहुत आहत हुए, व्यथित हुए और उन्होंने इसमें अपनी कविता लिख डाली। वे कविता मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। विष्णु का देवाल उखाड़ा, ऊपर बंगला बना खरा, महाराज का महल ढवाया, बीड़ी खाना तहाँ धरा, मल्ले महल उड़ाई नंदा, बंगलों से भी वहाँ भरा, अंग्रेजों ने अल्मोड़े का नक्शा और ही करा।
तो ये उनकी व्यथा थी, पीड़ा थी। अकेले गुमानी जी की नहीं थी व्यथा, ये सब तत्कालीन जितने भी अल्मोड़ा वासी थे जो, उन सब की व्यथा थी, उन सब की पीड़ा थी, और उन्होंने उसको अपनी कविता में प्रस्तुत किया। आगे ब्रिटिश काल में क्या क्या स्थितियां हुई, उस पर मैं प्रोफेसर जोशी जी से जानना चाहूंगी कि वे अपने विचार। जो जिसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मैनेज करता है, तो वो वहाँ पर है। तो ये पहला पीरियड जिसमें उन्होंने कोई एंगेजमेंट अल्मोड़ा के साथ नहीं हुआ है, ठीक है, उनकी अपनी अलग दुनिया है। और बाद में रैमजे जब बना कमिश्नर तो वो फिर बिनसर रहने लगा, और दफ्तर ये रहा, ये मल्ला महल रखा उन्होंने, लेकिन बसासत उनकी हॉल बाग में रही, वो उनको सूट करता था, ठीक है। बाद में धीरे धीरे वो अल्मोड़ा कैंट बसा 57 के बाद। और फिर क्या हुआ कि 57 के बाद कमिश्नरी, जो कमिश्नर हेडक्वार्टर था, ये नैनीताल चला गया, और ये केवल कलेक्ट्रेट बन के रह गया। एक तरह से इसका डिमोशन कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात जो मैंने शुरू में कह देनी चाहिए थी, मैं भूल गया, कि जब अंग्रेजों ने कैप्चर किया, तो जैसे उनके सारे, जैसे अवध को कैप्चर किया, जैसे झांसी को कैप्चर किया, पूरी तरह से ले लिया। कुमाऊं को उन्होंने बनाया नॉन रेगुलेटेड प्रोविंस, ये विशेष दर्जा दिया गया उस कुमाऊं को, गैर आईनी प्रांत, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ का जो कमिश्नर था वो किसी गवर्नर के अधीन नहीं था, किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन नहीं था, वो सीधे कलकत्ते में बैठे हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करता था। और 57 के बाद भी जब ब्रिटिश सत्ता आ गई तब भी स्थिति रही। तो इसकी इंपॉर्टेंस वही थी जो मैंने कहा कि तिब्बत की इंपॉर्टेंस थी। तो यहाँ का कमिश्नर जो है वो किसी राजा से कम नहीं था। और हेनरी रैमजे जो 26 साल का कमिश्नर रहा कुमाऊं का, तो वो तो उसको तो अनक्राउंड किंग कहते थे, बेताज का बादशाह। और वो जो था, जब नैनीताल गया उससे पहले बहुत कुछ यहाँ कर गया, बहुत डेवलपमेंट। और वो क्योंकि बहुत ज़्यादा एक रिलीजियस माइंड का पर्सन था, तो उसने यहाँ पर मिशनरीज को बहुत एक्टिवेट किया, तो उसका लाभ भी हुआ। लाभ क्या हुआ कि मिशनरी एक्टिविटीज जो है उन्होंने इस पूरे एरिया को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का प्रयास किया। जो सामने आपको इस दूसरे कोने पे बर्डन चर्च दिख रहा है, वो भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है। और दूसरे छोर पे जो बिल्कुल आपको फोर्ट मोयरा दिख रहा है, दो छोर जो अल्मोड़ा के संभाले हुए हैं, वो दोनों अंग्रेजों के बनाए हुए लैंडमार्क आज भी मौजूद हैं। फिर धीरे धीरे 57 के बाद जब कैंटोनमेंट यहाँ पर आ गया, छावनी है बिल्कुल हमारे दूसरे छोर पर है, तब उनका एंगेजमेंट यहाँ के स्थानीय लोगों से बढ़ना शुरू हुआ। रैमजे जो था बहुत होशियार था, उसने कहा प्रशासन के लिए मैं स्थानीय लोगों की मदद देता हूँ। तो उसने क्या किया, एक स्थानीय व्यक्ति जिनका नाम था बद्रीनाथ जोशी, उसको उसने अपना मेन सदर अमीर बनाया। और उनके नाम पे नीचे बद्रेश्वर का मंदिर है, काफ़ी बड़ा, अब तो ढक गया है, चारों ओर कंस्ट्रक्शन हो गया है। तो वो उनके तमाम बंगले यहाँ पर थे, तो वो बिल्कुल उनके राइट हैंड थे। तो मतलब बाय प्रॉक्सी रैमजे बैठा नैनीताल में है कमिश्नर, लेकिन बाय प्रॉक्सी जो है बद्रीनाथ जोशी सदर अमीन जो है वही उसको रूल करते थे। अब मैं यहाँ सहयोग से बता दूं कि भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत के पास भी वो उन्हीं के नवासे थे, उनकी बेटी के बेटे थे गोविंद बल्लभ पंत जी। तो पहला सेगमेंट है जिसमें वो अलग है, दूसरा सेगमेंट में एंगेजमेंट कर रहे हैं। और ये पीरियड जो है बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का है, क्योंकि इसी पीरियड में डाकतार स्थापित हो गई, इसी पीरियड में जिला परिषद का गठन हो गया, नगर पालिका का गठन हो गया। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, नगर पालिका रोड़े की सबसे पुरानी नगर पालिकाओं में से एक है, समझे, बहुत पुरानी ये म्यूनिसिपैलिटीज में से है। और उस जमाने में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का, अब आजकल की जनरेशन के लोग समझ नहीं पाएंगे, जिला परिषद का जो रुतबा होता था ब्रिटिश टाइम में, सब कुछ जिला परिषद का अधीन था। सारे स्कूल्स, सारी सड़कें, सारी डिस्पेंसरीज, और सीधे जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता था बहुत बड़ी चीज़ होता था। उस समय एमएलए तो होते नहीं थे, लेकिन वो बहुत उसकी पावर होती थी। तो नगर पालिका के चेयरमैन सिविक बॉडीज के लिए और पूरे जिले के लिए, आप कभी चले जाइए यहाँ से दौरान जाइए, पुरानी आपको जिला परिषद रोड मिलेगी। तो ये दो डेवलपमेंट उन्होंने किए कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपैलिटी, ये मॉडर्न आना, ये इस तरह की परिषदें हमको मौर्य काल में मिलती हैं, गुप्त काल में मिलती है, लेकिन बीच में लुप्त हो गई थी। तो ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर कह सकते हैं आप उसको, कि खुद अपने से रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने इलेक्टेड बॉडीज को दे दी, कंट्रोल अपने ऊपर रहा। फिर 1884 का जो समय है, मिशनरी एक्टिविटीज आ गई, स्कूल खुल गए, रैमजे स्कूल खुल गया, द्वारा ट्रानी के स्कूल खुल गए। 84 में ट्रेन यहाँ पर आ गई, और वो एक तरह से इट वॉज अ गेम चेंजर। ट्रेन के आने से, ट्रेन उन्होंने लाई थी केवल यहाँ से लकड़ी के स्लीपर ले जाने को, हमारी सुविधा के लिए ट्रेन उन्होंने नहीं चलाई थी। यहाँ से जो लकड़ी का हमारा उत्पादन है, बहुत बड़े पैमाने पर जो कटान होता था, उसके स्लीपर ले जाने को ट्रेन उन्होंने चलाई। लेकिन अब जाहिर है ट्रेन चल गई तो उसमें आप किसी आदमी को चलने से रोक तो सकते नहीं आप। तो वो उससे क्या हुआ कि पूरा इलाका मेन स्ट्रीम में आ गया। अब लोगों का आना जाना, पहले यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता था, बहुत कम लोग यहाँ से बाहर निकलते थे, अब लोग बाहर जाने लग गए।
बाहर जाने लगे तो शिक्षा मिल गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बन गए। तो धीरे धीरे 19वीं सेंचुरी के अंत में होते न होते जो अल्मोड़ा का इलाका है वो बहुत ज़्यादा नेशनल मिनिस्ट्री में आ गया। और अल्मोड़ा से मेरा मुराद है यहाँ पर जो पौड़ी का इलाका है, जो चमोली गोपेश्वर का इलाका है, वो भी अल्मोड़ा कमिश्नरी का ही पार्ट था। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि जो पूरा उत्तराखंड है ये बहुत 1969 तक हम स्कूल में पढ़ते थे, तब तक गढ़वाल कमिश्नरी नहीं थी। गढ़वाल भी कुमाऊं कमिश्नरी के अधीन ही आता था। यहाँ एक ही बाजार के कितने नाम है, देखिए पलटन बाजार शुरू करके अभी मैडम ने नाम लिए लाला बाजार में खत्म होते हैं। और कितने, और हर तरह हर बाजार की अलग संस्कृति है, अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं। कितनी गजब की बात है, गुजरिए 10 बार गुजरते होंगे, अलग किस्म की दुकानें, अलग किस्म के लोग वहाँ रहने वाले अलग। और दूसरा ये एक बहुत बड़ा कॉस्मोपॉलिटन टाउन है। एक कोने में हीरा डुगरी है जो ईसाइयों का गढ़ हुआ करता था, इधर नीचे नियाजगंज है जहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। टोटल हार्मनी है ना, कहीं कोई कम्युनल डिसहार्मनी नहीं। तो एक रियल कॉस्मोपॉलिटन टाउन के रूप में अल्मोड़ा डेवलप हुआ था, ये उसकी पहचान थी। धन्यवाद सर। समय की भी सीमा है, हमारे पास 10 मिनट का समय मुश्किल से है। सर एक बात सामने आई है कि जिस समय 1839 में जीटी लुसिंगटन यहाँ पर कुमाऊं के कमिश्नर थे, तो एक और तो गुमानी पंजी हमारे अल्मोड़ा की इस उनके हस्तक्षेप से अंग्रेजों के दुखी थे, व्यथित थे, लेकिन उन्होंने लुसिंगटन जी के उनकी प्रशंसा में कुछ उन्होंने अपनी कविता व्यक्त की है। थोड़ी मैं कविता पढ़ दीजिए। लेकिन गुमानी जो थे वो कवि थे, राज कवि जो होते हैं वो क्या करते हैं, राजा की प्रशंसा ही करते हैं, है ना। अपना मतलब चाहे मिर्जा गालिब हो, चाहे वो भूषण की कविताएं पढ़ते थे ना, जो भाट की तरह होते हैं, तो गुमानी वही थे। एनीवे अब तो विरोधाभास तो थोड़ा है ही ना सर। ही वाज सीकिंग हिज ओन इंटरेस्ट। हुनर गाह कीना न विरसा महीना, न दौलत महीना तलपना न धरवर, लगी कर्जदारी यही मर्ज भारी, हरो अर्ज सारी सुनो बंदी परिवर, मुझे खूब रोजी इनायत करो जी, खुशी से लुसिंगटन कमिश्नर बहादुर, बड़े आपदानी करें दुआबानी, हमेशा गुमानी खड़ा होए हाजिर। मतलब उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा। तो एक और तो उनका विरोध कर रहे थे, दूसरी ओर फिर उनकी एक हो सकता है उनका कार्यकाल बहुत अच्छा लगा हो उनको, ये भी हो सकता है। फिर गुमानी जब काशीपुर गए तो चंद्रालय के बखान भी करते हैं ना। मैंने आपको भूषण का एग्जाम्पल दिया, तो जहाँ जो कवि है, राज कवि, वो तो यही करेगा ना, उसको अपना इंटरेस्ट सीख करना है। एनीवे मैं गुमानी की कवित्व पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये पॉलिटिकल कैरेक्टर। देखिए चीजें बदलती हैं, पर आपकी जो स्थितियाँ बदलती हैं। शुरू में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, बीडी पांडे वगैरह, आपको याद होगा, जब कुमाऊं परिषद बनी 1916 में, तो उस समय उसमें जो है गॉड सेव द किंग गाया गया, ठीक है, यूनियन जैक को सलाम किया गया, जो पहला सम्मेलन हुआ। और उसमें बीडी पांडे ने कहा कि जॉर्ज रहेंगे हमेशा हमारे राजा। तो जाहिर है उस समय उनको मतलब है, लेकिन बाद में वही बीडी पांडे जॉर्ज के बिल्कुल अगेंस्ट हो गए। तो ये समय बदलता है, किस समय नहीं रहा, समय के साथ साथ आपका साहित्य आपका वो बदलता है। लेकिन जो आप लशिंगटन की बात कर रहे हो, लशिंगटन जो था उसने बहुत काम किया, और रैमजे जो था वो लशिंगटन का दामाद था। लशिंगटन की लड़की लॉरा लशिंगटन से रैमजे ने शादी भी की थी। रैमजे पहले आर्मी में था, कैप्टन था, और इससे शादी करने के बाद उन्होंने कहा, वो जमाना ऐसा था कि चलो आप आर्मी छोड़ो, अब असिस्टेंट कमिश्नर बन जाओ। फिर पैटर्न के टाइम में उसने सर्वे किया, फिर कमिश्नर बन गया। तो ठीक है, नेक्स्ट। सर प्रश्न तो बहुत है, लेकिन शायद समय की बाध्यता है। उधर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपसे पूछ रही हूँ। आज अल्मोड़े में पर्याप्त अंतर आ गया है, यदि इस अल्मोड़े को पुराने अल्मोड़े का स्थान दिया जाए तो इसके लिए क्या क्या प्रयास करने पड़ेंगे? हाँ, तो पुराना अल्मोड़ा यदि हम बनाना चाहें तो क्या प्रयास कर सकते हैं उसके लिए? उसका एक आंसर है, थोड़ा सा मैं परिहास के मूड में कह रहा हूँ। एक शब्द जिससे मुझे भी कई बार घेरा गया, अल्मोड़िया। मैं जब रामनगर में पोस्टेड था, भाबर के इलाका है, अरे तो अल्मोड़िया है। अब अल्मोड़िया क्या है, ये अपने आप में बड़ा ये लूज टर्म है। हु इज एन अल्मोड़िया? अब बताइए भट्ट जी, आप तो अल्मोड़िया हैं, बताइए। नहीं, वे भट्ट जी तो पिथौरागढ़ के हैं ये बाय डिफॉल्ट यहाँ है। ओ देखिए, अल्मोड़िया का जो मैं समझता हूँ, बेसिकली अल्मोड़ा के लोगों ने बहुत डेवलप किया। मैं तो थोड़ा डाइवर्शन कर रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा आ गई, नौकरियां मिल गई, बहुत आगे चले गए, बड़े पदों पर चल गया। अभी आपने जिक्र किया अल्मोड़ा से कौन अल्मोड़ा नहीं आया, कौन ऐसा बड़ा आदमी अल्मोड़ा नहीं आया,
पूरा ये कसार द्वीप में पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, पूरा ये म्यूजियम में हमारी लिस्ट पड़ी है। और कौन अल्मोड़ा से पढ़ के बाहर नहीं गया, साहित्य क्षेत्र, राजनीति के सब में गए। तो बेसिकली क्या है कि अल्मोड़ा वाले जो है वो राइज कर गए, तो एक ये ईर्ष्या का विषय तो बना। फिर ये कहा गया कि अल्मोड़िया वाले जो हैं, अल्मोड़े का जो एक इंप्रेशन पड़ता है कि बहुत चालाक है, चतुर है, बहुत मौका परस्त है, ठीक है, बहुत अवसरवादी, अपॉर्चुनिस्ट है। ये एक अल्मोड़े, मैंने बहुत झेला इसको जब मैं भाबर में नौकरी में था, कि एक तो मैं पहाड़ी हो गया, भाबरी नहीं हुआ, दूसरा से मैं अल्मोड़िया हो गया। और किसी पिथौरागढ़ से बात करूँ तो और मुश्किल है। सर तो खैर बागेश्वर के हैं, अपना ही जिला था पहले। तो ये एक पोजीशन है। अब अल्मोड़ा की जो, देखिए अल्मोड़ा वैसे बहुत बदला है नहीं, आप तो अल्मोड़ा 14 साल से रह रही हैं, बहुत चीज़ें नहीं बदली हैं, गौर से देखें आप, ठीक है, तो समय के साथ साथ चीज़ें बदलेंगी, अब मोबाइल का ज़माना है। अल्मोड़ा ऐसे कि उसका जो संस्कार, अगर आप कल कसब की बहुत बात हुई, मैं इस सबसे कहना चाहता हूँ, मैं कह भी रहा था कि जाके कसब खरीदिए। कसब अगर आप पढ़ लें तो वो अल्मोड़ियापन है। अल्मोड़ा पढ़ना है तो मनोज शांत जो कसब पढ़िए, जिसकी जो कहानी सन 54 की है, उपन्यास 75 में लिखा गया, लेकिन आज भी वो स्पिरिट जो अल्मोड़े की जो अभी भी है, जो अल्मोड़िया बना है, तो वो अभी भी है। जैसे मैं लखनऊ पढ़ता था, वहाँ मिश्रा पंथी कहते थे, मिश्रा लोगों की एक अलग अकड़ थी। तो एक तो ये है, तो अल्मोड़ा बदला नहीं है, बस ये है कि थोड़ा अपने रूट्स के लोग तरफ लोग हैं, जो घर छूट गए हैं, तो पलायन की बात हो रही है। बड़े बड़े आप देखिए मोहल्ले हैं, ये सेला खोला है, पूरा खाली पड़ गया है, गली पूरा खाली, बहुत सारे मोहल्ले खाली पड़ गए हैं, लोग वापस आ नहीं रहे हैं। मनोज शांत जोशी का मकान देखिए कितना अबेंडेंट पड़ा हुआ है। सुमिता पंत का मकान देखिए सनार कोट में बिल्कुल खंडहर हो गया है। शिवानी का मकान कसून में देखिए, मल्ला कसून में बिल्कुल खंडहर हो गया, दिखता ही है वो नहीं है। ये जो साहित्य, इलाचंद जोशी का मकान दनिया में खत्म है। पीसी जोशी थे यहाँ पर ही नंदारी के बगल में, वो कॉमरेड पीसी जोशी नहीं, जो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के डायरेक्टर थे, पीसी जोशी, उनका मकान नंदा देवी के बगल में है, जहाँ इला बिष्ट रहती है। हाँ, वो मकान खंडहर पड़ा है, बैक साइड देखिएगा। और कॉमरेड पीसी जोशी, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, जो कम्युनिस्ट पार्टी के पहले महासचिव थे, पीसी जोशी वो यहीं जिजाड़ मोहल्ले करने वाले थे, उनका मकान भी अब नहीं है। और आपने बहुत अच्छा पूछा बच्चे ने। देखिए इसमें है कि करिकुलम में दिक्कत ये है कि करिकुलम तो पूरे स्टेट का होगा, है ना, और पूरे स्टेट में अल्मोड़ा तो एक छोटी चीज़ है, तो अल्मोड़ा वैसे भी तो कोई चीज़ होगी नहीं। और जो हम लोग BA MA में उत्तराखंड में इतिहास पढ़ाते हैं, उसमें ये सब तो मंदिर वंदिर के बारे में पढ़ाते ही हैं। इसका तरीका ये होता है कि करिकुलम में डायरेक्ट तो नहीं आएगा, एक्स्ट्रा करिकुलर में आ सकता है। कि जो हेरिटेज वॉक की बात हो रही है, छुट्टी के दिन किसी आपको हेरिटेज वॉक करा दे कोई टीचर आपका, जैसे आपका आदमी स्कूल ये कैंट में है, वो कैंट में आप बता दें, पलटन बाजार है, नौला है जो है वहीं पे मंदिर, कितने तो मंदिर है, इतने से बाजार में कितने मंदिर है, हर मंदिर की अपनी एक कहानी है। करिकुलम में डायरेक्ट तो नहीं आ सकता है, ऑब्वियसली मैं कह NEP में भी नहीं आ पाएगा वो, लेकिन ये है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर है, जो को करिकुलर है, उसमें अगर चाहें आपके टीचर आपके प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट लें तो हो सकता है। हमने कई बार करा है, मैं अपने स्टूडेंट मेरे बैठे हैं, इनको लेकर मैं कौन कौन से मंदिर ले गया, पूछे इनसे, गाड़ी में बैठा के अपनी नॉलेज दिखाए, मंदिर दिखाए। तो ये टीचर के ऊपर है, इट डिफर्स फ्रॉम टीचर टू टीचर, कितना उसका इंटरेस्ट है। तो वो आप भी कहिए टीचर से आके कि हमको दिखाइए, तो मना नहीं करेंगे। रॉस के फादर एक्चुअली यहाँ पोस्टेड नहीं थे, वो आर्मी में डॉक्टर थे, है ना, आर्चीबाल्ड रॉस। वो जब 57 की क्रांति हुई, हम उसको क्रांति कहते हैं, वो जान बचाने के लिए यहाँ पर आए, ठीक है। रैमजे ने कहा आप लोग सब यहाँ आइए, रैमजे 56 में कमिश्नर बन गया था, तो उसने सिक्योरिटी की दृष्टि से उन सबको यहाँ बसा दिया, और वहीं रॉस का जन्म हुआ है, और 1-2 साल के बाद यहाँ से चला भी गया। तो ये क्लियर है। होता क्या है कि हॉलबाग अल्मोड़ा के पार्ट है भाई। आप मोटर रोड जब नहीं थी तो शायद 3 मील भी नहीं रहा होगा, पैदल रास्ते से मुश्किल से वो 3 मील 5 किलोमीटर ज़्यादा, हाँ मतलब 5 मील लगा लीजिए। तो ये इसलिए उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा ही मान लिया गया। आज भी अब आप देखिए, परसों कहीं मैं बात कर रहा था, कहीं वो हाथी चढ़ गया मंदिर में, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में नैनीताल लिखा था, क्योंकि रामनगर नैनीताल जिले में है। अब कहाँ रामनगर है, कहाँ वो गर्जिया मंदिर में चढ़ा ना हाथी सीढ़ी में। तो ये इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन हो गई कि बिकॉज हॉलबाग इज नियर अल्मोड़ा, तो अल्मोड़ा बन गया। ये तो भ्रांति है, रॉस वहीं पैदा हुआ। ये कंकड़ कोठी बात की, 1861 की बात की, ये पूरा कैंटोनमेंट पार्क डेवलपमेंट है। आप उसके कंस्ट्रक्शन से भी दे सकते हैं, बात का है। और दूसरा जो है, कोई मुझे बता रहा था वहीं हॉलबाग, मैं हॉलबाग इस बीच कई बार गया, मैंने उसको डाला भी था। तो पहला जो झूला पुल है इस पूरे इलाके में, वो हॉलबाग में बना है। वो क्यों बना कि चाय की पेटियों को ले जाने के लिए, अभी भी है वो, जो देवस्थल कोसी के ऊपर जो है झूला पुल है। तो वो जो उसके बाद दूसरा बना घुराड़ी वाला, ये नरसिंहबाड़ी के नीचे 2 ही झूला पुल बने, एक क्वारा वाला बाद में बना। तो हॉलबाग जो है, कोई कह रहा था मुझसे, वहाँ का पुराना निवासी जो वहीं का है, उसने कहा उस जमाने कहावत थी, राजकानूनी हॉलबाग, हाँ राजकानूनी हॉलबाग, मतलब अल्मोड़ा में कोई राज नहीं रुचि।
तो वही हेडक्वार्टर था। मैंने बताया ना, बैटन तक वहीं से पूरी सरकार चली। और बहुत जो मुड़ियाना का मैंने जिक्र किया, पढ़ लीजिएगा, लाइब्रेरी से मिल जाएगी, शायद यहाँ भी हो, वो संकलन है उसके निबंधों का है, अवसरता गुरखा राइफल्स का। उसने जो है बहुत विस्तार से बताया है कि किस तरह से हौलवाल में क्या क्या होता था, और फिर बाद में किस तरह से अल्मोड़ा में गुरखा लाइन, उसने अल्मोड़ा के दशहरे का वर्णन किया है, उसने बागेश्वर के मेले का वर्णन किया है, कौसानी गार्डन का वर्णन किया है। तो बहुत डिटेल उसका है, और वो अखबार में छपता था। आपकी जिज्ञासा और ओल्ड वाली जिज्ञासा बाद में है, वो बाद में बताऊंगा, जो ओल्ड वाली थी।